हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम ठीक होगे, स्वस्थ होगे, बढ़िया होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस में नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना मिल सकता है और किस आधार पर जो है मिलने के चांसेस है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। आपको पता है आंसर की आ गई और आंसर की के आने के बाद बच्चों ने जो है अपने रॉ स्कोर जो है बताया है कि किस शिफ्ट में किस बच्चे का किस हिसाब से स्कोर बन रहा है। तो जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो 4 दिन आपका पेपर हुआ था, एक 2 मार्च, एक 3 मार्च, एक 6 मार्च और एक 7 मार्च। आपको बताना चाहिए कि जो 2 मार्च को पेपर हुआ था उसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 270 बन रहा है। जो 3 मार्च के दिन पेपर हुआ था उसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 260 बन रहा है। 6 मार्च वाले दिन जो है एवरेज स्कोर 268 से 9 तक के बीच में गया था। इसको 268 टू 9 मान सकते हैं आप। और 7 मार्च के दिन जो है एवरेज स्कोर वो 272 गया था। जी हाँ, 7 मार्च के दिन एवरेज स्कोर आपको 272 तक देखने को मिला था। ये जो है 4 शिफ्ट थी, जिस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज स्कोर किस शिफ्ट में कितना देखने को मिला था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन का काम होगा उसके लिए जो बेस शिफ्ट मानी जाएगी वो आपका 7 मार्च वाली शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना जाएगा, जिसमें बच्चों के 272 मार्क्स आ रहे हैं। जी हाँ, इस शिफ्ट को जो है बेस शिफ्ट माना जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों के जो है एवरेज मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो 7 मार्च को जिस जिस बच्चे का भी बॉस पेपर था, जिस जिस बच्चे का भी 7 मार्च के दिन पेपर पड़ा था, आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है तो आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए बॉस नॉर्मलाइजेशन से। आप ये मत सोचिए कि आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। आप 1-2 नंबर तक की भी उम्मीद मत रखिए। 7 मार्च वालों को बताना चाहूँगा क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मलाइजेशन इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी शिफ्ट को ही बेस शिफ्ट मान के नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी जो शिफ्ट रही है, जैसे 2 मार्च के दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका भी एवरेज स्कोर जो है 270 के लगभग था। तो बॉस एक बात बताइए, जब इसका 272 है और 7 मार्च का 270, सॉरी 2 मार्च का 270 और 7 मार्च का 272 के लगभग है, आप समझ सकते हैं कि 2 मार्च की शिफ्ट 7 मार्च वाली शिफ्ट से कहीं ना कहीं थोड़ी सी टफ थी, तभी 2 नंबर का डिफरेंस आया है। ऐसी स्थिति में जो 2 मार्च वालों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आप मान सकते हैं कि 2 मार्च वालों को नॉर्मलाइजेशन करीब 2 से 6 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, 2 से 6 नंबर तक देखने को आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ 3 मार्च वाला। आपने जैसा कि देखा यहाँ पे 3 मार्च को जो है एवरेज स्कोर 261 तक गया था। जी हाँ, जहाँ 261 है और वहाँ दूसरी ओर 272 था। कितना अंतर है बॉस? 11 नंबर का अंतर आ रहा है यहाँ पर एवरेज स्कोर में। अब आप समझ सकते हैं जिस भी व्यक्ति का पेपर 3 मार्च को है, अगर वो एक ठीक ठाक स्कोर कर रहा है तो आप समझ सकते हैं उसको 11 से लेकर के 20 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है 3 मार्च वाले दिन। जी हाँ, 3 मार्च वाले दिन 11 से लेकर के 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बात करते हैं 6 मार्च वालों की। तो बस 6 मार्च वालों को भी जो है नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ जो एवरेज स्कोर आपका 268 गया था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि इनको भी 272 और इनमें 4 नंबर का अंतर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपका पेपर 6 मार्च को था तो कहीं ना कहीं आपको 8 से 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इतने नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि किसी व्यक्ति के 200 मार्क्स हैं और उसका पेपर 3 मार्च की शिफ्ट में हुआ था तो उसके नंबर जो है एकदम से उठ के 220 हो जाएंगे। जी ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा वो आपको आपके रॉ स्कोर पे मिलेगा। अगर आपके 200 मार्क्स हैं 3 मार्च वाली शिफ्ट में तो आप समझ सकते हैं कि आपके बढ़ कर के 205 तक हो जाएंगे, करीब इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तक हो जाएगा। अगर 3 मार्च वाली शिफ्ट में आपके 240 मार्क्स हैं
तो आप समझ सकते हैं कि आपके मार्क्स 250 तक हो जाएंगे। जिस हिसाब से आपका रॉ स्कोर बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपके नॉर्मलाइजेशन के स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा आपका, उसमें भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हैं अगर आपके 3 मार्च वाली शिफ्ट के दिन 260 मार्क्स हैं, जी हाँ 260 मार्क्स हैं अगर आपके 3 मार्च वाली शिफ्ट के दिन, तो आप समझ सकते हैं आपका स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं 272 या 3 तक होने के चांसेस आपको दिखेंगे, ऐसा होगा। और अगर आप 300 स्कोर कर रहे हैं यहाँ पर, जी हाँ 300 अगर आप स्कोर कर रहे हैं 3 मार्च वाली शिफ्ट में, तो आप समझ सकते हैं आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो कहीं ना कहीं आपको 317 तक मैक्सिमम, जी हाँ 316-17 तक आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। इसी प्रकार से आप अन्य शिफ्ट वाले बच्चों को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जी हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप जनरल में 260 मार्क्स ला रहे हैं रॉ, तो आपको पीए या ऐसे मिलने के चांसेस है। अब क्यों है, कैसे है, इससे रिलेटेड अगर आपको डीप देखना है और डीप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डला हुआ है, करीब 16 मिनट के लगभग तक का वो वीडियो है। उसमें सारे फैक्टर्स के बारे में बताया गया है कि कट ऑफ लो क्यों जा सकती है, क्यों जनरल का, क्यों मैं कह रहा हूँ कि भाई यूआर कैटेगरी में आपका 260 में भी सिलेक्शन होने के चांसेस है, भले ही आपको पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट मिले। मैं बताना चाहूँगा अगर आपके ओबीसी में 258 तक भी आप स्कोर कर रहे हैं, जी हाँ 258 तक भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप एक सीट पा सकते हैं, भले ही आप पीए और एससी की ही सीट क्यों ना लें। साथ ही अन्य कैटेगरी के लिए भी अगर आप देखेंगे, एससी में आप 240 तक एक सीट आराम से पा सकते हैं, और एसटी में अगर आपका मार्क्स 230 के लगभग है तो आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। साथ ही जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के होते हैं बच्चे, उनके लिए भी अगर आप 200 तक स्कोर कर रहे हैं तो आपके चांसेस हैं। साथ और एक्स सर्विसमैन वालों की बात करेंगे, एक्स सर्विसमैन अगर आप 150-55 तक स्कोर कर पा रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप लोगों को एटलीस्ट पीए, पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट तो मिलेगा ही। अब ऐसा क्यों है और किन फैक्टर्स पे? देखो बॉस, कट ऑफ जो बनेगी ना आपकी, कोई सिंपल एक फैक्टर पे नहीं बन रही कि आपका इतना नंबर आया है भाई रॉ स्कोर, इसके बाद इसका जो है इसी के आधार पे कट ऑफ बना दी जाएगी, ऐसा नहीं है बॉस। कट ऑफ बनने के पीछे भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जो मैं आपको उस वीडियो में, जो एक 16 मिनट की वीडियो चैनल पे डली हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो पे। साथ ही एक नटशेल में मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि कट ऑफ जो है कई चीज़ों पर जो है निर्भर करती है। केवल आपके जितने मार्क्स आए हैं उसी के आधार पे कट ऑफ नहीं बन जाएगी। कट ऑफ के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले कंप्यूटर, बॉस कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चा फेल हो चुका है। दूसरा फैक्टर जो है वो है आपका टाइपिंग। आप देख सकते हो जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए टाइपिंग मांगी गई है, वो मैक्सिमम 5% एरर मांगेगा, या 5% एरर यानी कि आपको 1900 की डेस्परेशन सही करना है अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो। इसके अलावा पहला फैक्टर हुआ आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको पास होना ज़रूरी है, और ना केवल पास होना ज़रूरी है, इसके अलावा एक सेपरेट कट ऑफ भी बननी है कंप्यूटर की, उसको भी क्लियर करना होगा। तो पहला जो फैक्टर है कट ऑफ बनते टाइम जो है वो है आपका कंप्यूटर। दूसरा है टाइपिंग, बहुत बच्चे हट चुके हैं इन दोनों में, जी हाँ बहुत बच्चे हट चुके हैं इन दोनों चीज़ों में। तीसरा जो मेन फैक्टर है वो ये फैक्टर है, जैसे कई सारे बच्चे हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। अब जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, वो इस बार उन्होंने प्रयास किया है कि इस बार 2022 के सीजीएल के थ्रू वो कोई अच्छी ग्रेड पे की जो है नौकरी प्राप्त करें। ऐसे में वो बच्चे अपनी पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अपनी जो है पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे। ये जो है तीसरा फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, वो इन पोस्टों पर अपनी प्रेफरेंस नहीं देंगे। आप खुद बताइए, कोई व्यक्ति अगर कहीं पर टैक्स असिस्टेंट है तो वो 2022 सीजीएल से क्यों ही पीए बनना चाहेगा? क्यों ही बनना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना, बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये तीसरा फैक्टर जो मैंने बात करी वो है भाई पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड फैक्टर है। इसके साथ ही एक और चौथा फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो है बॉस एज फैक्टर। जी हाँ, मोस्टली जो आपको पता है वैकेंसीज पीए और एसए की है, और पीए और एसए के लिए जो है
एज क्राइटेरिया लोएस्ट रखा जाता है, क्योंकि ये पहले CHSL की जॉब थी जो इस बार CGL में लाई गई है। इसीलिए अगर आप UR कैटेगरी के हैं तो आप जो है जितना CHSL के लिए आपको एज रिक्वायर्ड थी पोस्टल असिस्टेंट के लिए और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, उतना ही अभी है। ऐसी स्थिति में एज भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होने वाला है कट ऑफ निर्धारित करते समय। और अगर आप डीपली इन सब बारे में, इन सब विषय में जो है जानना चाहते हैं तो चैनल पे एक ऑलरेडी 16 मिनट की एक वीडियो डली हुई है, उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।